फिर तेजी से बाहर निकलने लगा। शाह साहब। वो निकलता के पीछे से आने वाली आवाज पर थमा। कौन हो? बहजाद ने गन का रुख उसकी तरफ किया था। आपकी टीम का कोई एक गद्दार है, आपको मालूम नहीं? क्या कहना चाहते हो? बहजाद ने उसके सामने खड़े शख्स को देखा जिसके चेहरे पर फिक्र के साए थे। एसपी हाजिम मिर्जा, उसने कहा तो बहजाद ने सर हिलाया। बेसमेंट के दूसरी तरफ 12 बच्चे कैद हैं जिनकी खबर आपको नहीं दी गई, हाजिम ने बताया तो बहजाद का सर चकराया। ये कैसे मुमकिन है? मेरे हैकर्स मौजूद हैं, कैमरास चेक किए जा रहे हैं, बस जान ले उन्हीं में से कोई एक गद्दार है जिसने इस तरफ का मंजर आप सबकी निगाहों से मुख्फी रखा है। अभी हमारे पास वक्त नहीं, हमें जल्द निकालना है उन्हें। चलो। बहजाद शाह और हाजिम मिर्जा भागे थे। उन बच्चों के पास पहुंचते उन्हें देखा जो बुरी हालत में सब होश में थे। फिलहाल रब जिसकी मदद करे उसे कौन हरा सकता है। उन्होंने वो लॉक गन से खोले कि इतने शोर में आवाज़ें न जाने ऊपर मौजूद लोगों तक पहुंची भी थी या नहीं, जो अब तक नहीं जान पाए थे कि मौत कितने करीब है। उन सब के अंधेरे में वो अपनी मदद नहीं कर सकते थे कि रब ने उनकी मदद की उनके साथ। ये पाशा का उस वक्त का सबसे बड़ा अड्डा था पाकिस्तान में। उन्होंने सबको निकाला वहाँ से। उनके निकलते ही वो बॉम्ब्स भी फटे थे। बहजाद शाह ने मुड़ कर देखा, हाजिम मिर्ज़ा पीछे नहीं था। वो वापस दौड़ा। भाई, सफ़ीर शाह चीखा था, भाई वापस आए। बच्चों को बहिफाजत उन्होंने वैन में बिठा दिया था कि बहजाद शाह को वापस भागते देख सब थमे। बहजाद ने हाजिम मिर्ज़ा को देखा जो दरवाजे की दहलीज पर पड़ा कराह रहा था। उसका एक बाजू और टांग बुरे तरीके से जख्मी हुए थे। तुम जाओ, उसने बहजाद को आते देख चिल्लाते कहा। लेकिन बहजाद तेजी से पास आया कि कुछ ही लम्हों में वो बिल्डिंग मलबे का ढेर होती और मीडिया पर कोहराम मच जाता। बहजाद ने उस पर से स्लेट हटाते उसे कंधे पर मुश्किल डाला कि तब तक सफ़ीर भी आ गया। भाई जल्दी करो शाह। वो बस बोला तो सफ़ीर ने हाजिब को सहारा दिया जो अब गनूदगी में जा रहा था। उसे वैन में बिठाते उनके निकलते ही वो जगह जहाँ कुछ लम्हे पहले लोग खुदा को भूले बैठे थे मलबे का ढेर बन गई। शहर में भारी नफरी नाफिज की गई थी। उन्हें बस महफूज मकाम तक जाना था। हाजिब मिर्ज़ा का अस्पताल जाना खतरे से खाली ना था, इसलिए वो उसे घर लाए। बाकी तमाम मेंबर्स को घर भेज दिया गया जबकि बच्चों को महफूज मकाम पर। भाई ये कौन? सफ़ीर शाह ने बहजाद को तेज़ी से उसकी शर्ट उतारते खून साफ करते देख इस्तफसार किया। एसपी हाजिब मिर्ज़ा, तो हम एक पुलिस वाले की मदद क्यों कर रहे हैं जबकि आप जानते हैं कि ये सब मिले होते हैं दुश्मनों के साथ? सफ़ी, किसी ने हमसे गद्दारी की है? वो बच्चे? सफ़ीर शाह ने पूछा तो बहजाद ने सर हिलाया और तेज़ी से दवा लगाते हाजिब मिर्ज़ा की पट्टी करने लगा। वो 3 लोग जो यहाँ थे उनके साथ क्या करना है तुम जानते हो। उनमें से किसी एक ने गद्दारी की है। बच्चों का हमें इल्म ही नहीं था। अगर ये ना बताता तो हम उन 12 बच्चों के गुनाहगार और कातिल होते। बहजाद शाह ने हाजिब मिर्ज़ा पर एक तनकीदी नज़र डाली और पीछे हुआ। मैं जानता हूँ भाई, वो जल्द आपके सामने होंगे। ठीक है, अभी आराम करो। और आप? मुझे कुछ काम है, बहजाद बोला तो सफ़ी शाह ने सर हिलाया, फिर उसके नज़दीक आता उसे साथ लगा गया। अम्मी से किए वादे के लिए आज हमने दूसरा कदम उठाया और हम उसमें सुरखरू भी हुए। पहला कदम फैज़ शाह की मौत था, हम यूं ही कामयाब होंगे सफ़ी। बहजाद ने उसके बाल बिगाड़ते कहा, जाओ आराम करो। ठीक है। वो चला गया तो बहजाद बाहर निकल गया। अब उसे वहां जाना था जहां ना जाता तो दिल का भारी नुकसान होता। सुबह के 4:30 हो रहे थे। थकावट भरपूर थी लेकिन वो मजबूत आसाब का मालिक था। हाइफा के कमरे तक रसाई उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। वो तेज़ी से उसके पास गया जो बिना कम्फर्टर के पड़ी थी, उसी सुर्ख जोड़े में जिसमें वो उससे मिलने आई थी। बहजाद ने उसके सर से हिजाब उतारा जो उसकी गर्दन के गिर्द सख्ती से लिपटा था, फिर उस पर कम्फर्टर दिया और उसके चेहरे पर हाथ की पुश्त फेरी। अभी नहीं मेरी जान, दिल मजबूत करें, अभी तो आपको बहुत कुछ सहना है। वो कसमसाई थी। बहजाद ने आंखें बंद करके खोली। उसका गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वो उसे नहीं समझा सकता था कि वो ये सब क्यों कर रहा है और न समझाना चाहता था, लेकिन इन सब में वो हर्ट ज़रूर होने वाली थी। बहजाद ने उसकी आंखों से वो सयाल जो बहे थे, जिसके निशान अब तक उसके चेहरे पर सब थे, उन्हें देखकर गहरा सांस भरा। बहजाद शाह की बीवी हैं आप, यकीन करें मेरा आखिरी ठिकाना आप ही की आगोश है। वो उसकी गर्दन जहाँ दुपट्टे के निशान थे अपनी उंगलियों का लम्स छोड़ते हुए सोच रहा था, ये याद रखिएगा हमेशा कि बहजाद शाह की पहली और आखिरी मोहब्बत आप हैं। वो कहता उस पर झुका और माथे पर बोसा दे गया। फिर उसके कमरे में यहाँ वहाँ घूमते वो अपना काम करता, उसे देखे बिना वापस जहाँ से आया था वहीं मुड़ गया कि अब वो मुतमईन था। उसने गार्ड से कहकर वो केक अंदर रखवा दिया था। अब वो सुबह के 5:30 बजे केक का डब्बा सामने रखे बैठा था। फिर केक खोला जो टूट
उठ गया था सारा, और चॉकलेट डब्बे के चारों अतराफ में लगी थी। उसने केक काटा और गहरा सांस भरा। उसे सालगिरह मनाना कभी भी पसंद नहीं रहा था, और न कभी सफ़ीर शाह ने ऐसी कोई ज़िद की थी कि दोनों के दुख साझे थे। लेकिन हाइफा को कुछ मालूम नहीं था, वो उसकी मेहनत यूं बेकार नहीं जाने दे सकता था। उसने सामने कैमरा सेट किया और वीडियो ऑन करते केक खाने लगा, जो परफेक्ट ना होते हुए भी परफेक्ट था। बीवी मेरी हाफी, मैं सालगिरह नहीं मनाता। क्यों नहीं मनाता, ये जिस दिन आप मेरे कमरे में मेरी दस्तरस में होंगी तब जान जाएंगी। उससे पहले कोई सवाल नहीं। आपका बनाया केक आपकी तरह परफेक्ट है। कल रात जो आपने गलती की उस पर मुझे अब भी गुस्सा है, और मैं अब तक अपनी बात पर कायम हूँ कि आप 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेंगी। क्यों, ये सवाल भी नहीं करेंगी। बस ये जान लें कि बहजाद शाह अपनी हाफी पर कोई समझौता नहीं कर सकता। अगली बार आप यूं रात के वक्त बिना किसी को इन्फॉर्म किए घर से निकलने की हिम्मत मत कीजिएगा। और उठकर वो इन सब में केक खाता जा रहा था, और उसे अंदाज़ा नहीं था, शायद लाशऊरी तौर पर वो उस केक की चॉकलेट भी ज़ाया नहीं करना चाहता था कि ये उस औरत के हाथ का बना था, जिसका इश्क उसके सर चढ़कर बोलता था, जिसको उसका दिल ऊंचे मकाम पर फाइज कर चुका था। वो बाहर निकल गया, वो डब्बा थामे जहाँ सफ़ीर और महान नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। ये लें, आप लोग भी इतने अच्छे चॉकलेट केक से मुस्तफ़ीद हो। उसने वो डब्बा उनके सामने किया। गार्ड सफ़ीर को कल रात का वाक़ई बता चुका था, जिस पर सफ़ीर को हाइफा के लिए बुरा लगा। भाई आपने बहुत बुरा किया। सफ़ीर नो आर्ग्यूमेंट्स, उसकी गलती थी और समझाना बेहद ज़रूरी था। तुम जानते हो उसकी ज़ात पर मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। क्या वो जा चुका है? सफ़ीर शाह ने बात पलटते हाजिम मिर्ज़ा के बारे में इस्तफसार किया। बहजाद ने सर हिलाकर तस्दीक की। माह ने हैरत से उसे देखा, फिर समझ गई कि यहाँ हाइफा की ज़ात ज़ेर बहस है। लेकिन हाइफा के लिए बहजाद का प्यार देखकर वो हमेशा ही बहुत खुश होती थी। उसने भी तो ऐसा ही पार्टनर लाशऊरी तौर पर चाहा था, या शायद हर आम लड़की ऐसे ही शख्स की उम्मीद रखती है ज़िंदगी भर। सफ़ीर ने केक खाते मुंह टेढ़ा किया। इतना भी कोई ख़ास? शाह खबरदार, मेरी बीवी ने दिन भर लगाकर बनाया, नहीं खाना तो दे दो वापस। वो कहते साथ ही बहजाद ने उससे लेते माह को प्लेट में रख कर दिया, जो तारीफ़ करती खामोशी से खा रही थी। बहजाद का फ़ोन बजा तो उसने देखा सिकंदर साहब का फ़ोन था। उसने वहीं बैठे कॉल पिक की। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बरखुरदार, कैसे हो? सालगिरह मुबारक। ठीक हूँ अंकल, ठीक हूँ अंकल। सालगिरह तो बच्चों की होती है ना, वो खफीफ सा बोला। तो क्या हुआ? केक कैसा लगा मेरी बेटी के हाथ का? हसन ने बता दिया था उन्हें कि हाइफा ने रात ही केक चचा के हाथ पहुंचा दिया था। उसके जाने की बात वो छुपा गया था। बहुत अच्छा। अब मेरी बीवी कोई चीज़ बनाए और वो अच्छी ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। अंकल, भाई ने नाश्ते की जगह भी वही खाया, और अब जब तक ख़त्म नहीं हो जाता यही खाएंगे। सफ़ीर ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर स्पीकर पर डाला था। आखिर मेरी बेटी ने बनाया। उसके बाद साइमा बेगम ने भी मुबारकबाद दी तो वो ना चाहते हुए कबूल कर गया। ये लो भाई, हसन से बात करो। वो बोले तो शायद दूसरी तरफ हसन फ़ोन लेकर बाहर निकल गया था। अस्सलामुअलैकुम। संजीदा लहजा। वालेकुम अस्सलाम। खामोशी। कैसे हो हसन? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आपने अप्पिया को क्या कहा था रात को कि वो रोते हुए वापस आए, और अब भी उन्हें बुखार है? वो बहजाद शाह से सख्ती से इस्तफसार कर रहा था। उसके बुखार का सुनते बहजाद ने लब भींचे। तो इसका मतलब है हाफी की उस बेवकूफ़ाना हरकत के पीछे तुम भी थे? तुम जानते थे वो आने वाली है? जी। वो खिसे आ गया। सिकंदर साहब को बताना पड़ेगा कि बच्चे आपके हाथ से निकल गए हैं। बहजाद बोला तो हसन ने थूक निकला। तुम्हारी बहन पागल है हसन, तुम होश के नाखून लो। हरगिज़ हरगिज़ वो दोबारा मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ ना आए। यहाँ 100 लोग हैं, मैं उसे मंजर आम पर नहीं लाना चाहता अभी। लेकिन क्यों? उसने अपनी बहन के जैसा सवाल किया। क्योंकि मेरे 100 दुश्मन हैं, और आपकी आपी के लिए मैं हद से ज़्यादा हसास, और मुझे लगता है आप भी हैं। वो उसे प्यार से अब समझाने लगा। ठीक है, वो कुछ कुछ समझ गया था। अब वो कल रात यहाँ आई है। मेरी टीम के कितने लोग उसे देख चुके हैं, और कौन कब गद्दार हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इन सब में मेरी कमज़ोरी को टारगेट किया जा सकता है, जो सिर्फ मेरी मनकूहा और आपकी बहन है इस वक्त। मैं समझ गया हूँ बहजाद भाई। गुड। अब उसे दबा दो और वो 2 दिन घर से बाहर ना निकले। ओके भाई, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। जब हाइफा ने सुबह उठते साथ ही उम्मीद से फ़ोन पकड़ा कि शायद उसने माफ़ी मांगी हो, उसका सर चकरा रहा था। उसने वीडियो 10 बार देखी थी जहां वो फिर से उसे डांट रहा था कि उसने बाहर नहीं निकलना, लेकिन उसका केक खा लिया गया था। वो सामने दीवार को देखने लगी। कल रात को जो हुआ था वो उसके दिमाग पर किसी फिल्म की तरह चल रहा था। इतना शदीद रिएक्शन क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो बगैर बताई गई थी। उसे बहजाद का लहजा एक आंख नहीं बहाया था। उसका दिल फिर से भर आ गया और आंखें फिर से नमकीन पानी से भरी। आई हेट यू।
सरगोशी की गई। इसके बाद सिकंदर साहब ने उसे नाश्ता करवा कर दवा दी थी और आराम करने की तलकीन करते ऑफिस चले गए, जबकि हसन उसके साथ ही रहा। अब आप कहीं नहीं जाएंगी 2 दिन। हाइफा ने उसके कंधे पर सर रख दिया। वो बुरे तरीके से हर्ट हुई थी और उस शख्स ने माफ़ी तक नहीं मांगी थी। महा सफ़ीर से पहले उठ गई थी। उसके बाजू के नीचे अपने बाल देखते उसने लब सख्ती से भींचे कि उस शख्स ने कसम खा ली थी उसके बालों को नीचे लेकर सोने की। सफ़ीर मेरे बाल छोड़े। वो उसे उठाए बगैर फ्रेश होने जाना चाहती थी, लेकिन अब मजबूरी थी। सो जाओ, सफ़ीर ने कहते उसका सर अपने बराबर तकिए पर रखा। आप सोएं, मुझे नहीं सोना। आप सोएं, मुझे नहीं सोना। नमाज भी कज़ा हो गई आपकी वजह से। अच्छा, ऐसा मैंने किया है? सफ़ीर ने कहते झटके से उसे खुद की तरफ खींचा। शाह, सुन रहा हूँ। बाल छोड़े मेरे। क्यों? सफ़ीर को किसी और ही मूड में देखते महा का दिल धड़का। वो ऐसा ही रहे तो कितना अच्छा, वो सोच कर रह गई। जब एकदम होश में आई थी वो। तो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वो उससे पूछने लगा। नहीं, महा ने आंखें फेरते कहा। सफ़ीर शाह ने उसका चेहरा खुद की तरफ मोड़ा। मेरे सामने होते हुए तुम्हें इन दीवारों को देखता ना पाऊँ मैं? अब बताओ, मोहब्बत है मुझसे? महा ने गहरा सांस भर और गैर इरादी तौर पर सर इस बात में हिलाया। सफ़ीर शाह के लबों पर मुस्कुराहट छाई। आप मुझसे मोहब्बत करेंगे शाह? वो आंखें उठाए उसके चेहरे को थामते उम्मीद से पूछ रही थी। सफ़ीर शाह की सारी शोखी जाती रही। वो संजीदा सा पीछे हटने लगा। महा ने ऐसा होने नहीं दिया। उसकी आंखों की तड़प सफ़ीर शाह अच्छे से जानता था। ये तुम पर मुनहसिर है महा सफ़ीर शाह, कि तुम खुद को मुझसे मोहब्बत करवा पाती हो या नहीं? सफ़ीर शाह कहता उठ गया, जबकि महा मुस्कुरा दी थी साफ दिल से। महा सफ़ीर शाह, उसने हकीकत और हैसियत तो कबूल की थी कम अज़ कम, और अब वो उसे खुद से मोहब्बत करवाना चाहती थी। हाँ, मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। वो तेज़ी से उठी और उसके कपड़े निकाले और कमरे की हालत दुरुस्त की। उसकी सारी चीज़ें निकालते ड्रेसिंग रूम में रखी जो बाथरूम से अटैच था। उसके बाहर निकलते वो खुद फ्रेश होने चली गई। उसके वजूद में एक सरशारी सी थी आज। वो दोनों तैयार होकर बाहर निकले जहाँ बहजाद ने हाइफा का बना केक खिलाया था उन्हें। चलो। कहाँ? वो सोचों में गुम थी। उसे देखते बोली। बहजाद उठकर जा चुका था। यूनिवर्सिटी नहीं जाना? जी जाना है, मैं बैग लेकर आ रही हूँ। वो तेज़ी से गई और वापस आते गाड़ी में बैठी। उस शख्स के साथ फ्रंट सीट पर इस्तेहकाक से बैठना भी एक किस्म की खुशी थी। शाह, मुझे ट्यूटर चाहिए, मेरी काफ़ी सिलेबस मिसिंग है। मैं करवा दूंगा। आप कैसे करवाएंगे? आपके पास तो टाइम भी नहीं होता और मेरे इम्तहानात लग करीब हैं अब। ठीक है, मैं इंतज़ाम करवा देता हूँ। वो ड्राइविंग में मसरूफ़ बोला। वो बाहर निकलने लगी कि सफ़ीर शाह की हरकत पर मुड़ी। दुपट्टा लो सर पर। महा ने तेज़ी से सर पर दुपट्टा ओढ़ा। फ़ोन पास है? जी, ये लो। सफ़ीर ने वॉलेट से पैसे निकालते उसे दिए। मेरे पास है, ये रखो महा, और वापसी पर मुझे फ़ोन करना। अगर फ्री हुआ तो पिक करूँगा, नहीं तो ड्राइवर से रब्ता करना। ओके। वो मुस्कुराती आगे बढ़ गई, जबकि उसके अंदर जाते वो भी गाड़ी भगा कर ले गया। मोहब्बतें खुद की जाती तो हर शख्स अपने लिए एक बेहतरीन और ईमानदार शख्स चुनता, लेकिन मोहब्बत हो जाती है, और कैसे हो जाती है कोई नहीं जानता। बस कोई किसी लम्हे अच्छा लग जाता है और उसकी आंखें पसंद आ जाती हैं, या उसे मुस्कुराता देख लिया जाए तो वो मुस्कुराहट दिल पर किसी सांस की तरह तमाम वक्त बजती है। मोहब्बत की कोई थ्योरी नहीं होती, ना कोई साइंस है जिसे हल कर लिया जाए। ये कभी ना हल होने वाला एक मुइम्मा है जिसे सिर्फ मोहब्बत करने वाले ही हल कर सकते। मोहब्बत तो बस हो जाती है खुद ब खुद। कब, कैसे, कोई नहीं जानता। ना तारीख याद रहती है और ना दिन। बस वो लम्हा ताहयात साथ रहता है जिसमें उस शख्स से निगाहें मिलने पर आपके दिल की दुनिया तहोबाला हो जाए और आपकी धड़कनों ने आपको ये इंदिया सुना दिया हो कि मैं मोहब्बत जैसी खुराफात पर यकीन ले आया हूँ, और अब उससे बचने की तमाम तरकीबें अब बस जाएंगी, और फिर हम कभी पैमाइश कर ही नहीं पाते उस मोहब्बत की। कोई किताब, कोई डिग्री, कोई तालीम हमें मोहब्बत की पैमाइश करना नहीं सिखाती, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे मुश्किल कुछ है तो वो है मोहब्बत को अल्फाज देना और मुखालिफ को यकीन दिला पाना कि तुम्हारा दिल, तुम्हारी रूह उसके लिए कितनी पागल है।